तो जो पुराने ज़माने में राक्षस होते थे, रूप बदलते थे और आपको हानि पहुंचाते थे, प्लास्टिक कलयुग का राक्षस है। तो पहली बात तो ये कि ये सबकी जिम्मेदारी है। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस थ्रू योर प्लेटफॉर्म। हम लोग कोई स्वच्छता ग्रुप नहीं है, हम वहाँ साफ करने नहीं जाते। सुपर वुमन, ये शब्द सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? एक इन्फ्लुएंसर या एक फुल टाइम मॉम, एक डेंटिस्ट या फिर एक ऐसी शख्स जिन्होंने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी निभाया है? Now what if I say today we have a person who has mastered all of this? Hi, this is Ritika and you are here with me on the Kanpur Stories podcast. और आज हमारे साथ एक ऐसी ही सुपर वुमन मौजूद हैं जिनको आप मॉमी गंगा किनारे वाली के नाम से भी जानते हैं। So please welcome Dr. Sanjeevani Sharma. Hi Sanjeevani, welcome to the Kanpur Stories. Hi, thank you Ritika. Thank you for that lovely introduction. It was all my pleasure. So since we are talking about introduction, let's begin with there. जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा, आप इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज करते हो। सो इनकी शुरुआत कैसे हुई है, कैसे शुरू हुई और आप कैसे टैकल कर रहे हो आप इस सबको? वेल, स्टार्ट करते हैं डेंटिस्ट्री से, क्योंकि सबसे पहले मैं डेंटिस्ट बनी। तो आई कंप्लीटेड माय डेंटिस्ट्री इन 2010 एंड देन आई कंप्लीटेड माय मास्टर्स इन 2014 एंड देन आई गॉट मैरिड इन कानपुर एंड सेटल्ड। 2014 में मैं यहाँ आ गई थी। उसके बाद 2017 आई बिकेम अ मदर एंड देयर वाज अ मैटरनिटी लीव का पीरियड, जब मैं अपना काम नहीं कर, आई वाज नॉट एबल टू जॉइन वर्क। सो बोरियत में, टू फील अ लिटिल प्रोडक्टिव, आई स्टार्टेड माय इंस्टाग्राम हैंडल as a parenting blog, basically to share my parenting journey and it evolved gradually. नाम मैंने उसको मॉमी गंगा किनारे वाली दिया इसलिए क्योंकि उस टाइम पे जो पेरेंट ब्लॉगर्स थे सब मेट्रो सिटीज से थे। तो मुझे ये दिखाना था कि छोटे शहर की माँ अपने बच्चों को कैसे बड़ा करती है, किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, क्या हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं, किस तरह का एक्सपोजर हम अपने बच्चों को देते हैं स्मॉल टाउन में, स्पेशली यूपी के इस पार्ट में। तो दैट इज हाउ द नेम स्टार्टेड एंड ग्रेजुअली अब मेरे ख्याल मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, तो 5 साल हो गए मुझे इस ब्लॉग को चलाते हुए। और इस ब्लॉग का ही एक नेचुरल एक्सटेंशन था कानपुर ब्लॉगर्स। वो कैसे था उसकी स्टोरी आगे बताते हैं। सो आई गेस इट्स सेफ टू से कि बोरियत में बहुत ही बेहतरीन चीज की शुरुआत हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे थे। इन दिस केस बोरियत वाज द मदर ऑफ इन्वेंशन। या ट्रू। सो सिंस हम लोग रिवर गंगा की भी बात कर रहे हैं, तो आप कानपुर ब्लॉगिंग ओन करते हैं, लाइक यू फाउंडेड इट, कानपुर ब्लॉगर्स। हाँ जी, कानपुर ब्लॉगर्स। सो हाउ डिड इट बिगिन, लाइक कैसे शुरुआत हुई उसकी? एक्चुअली क्या है कि हमने एक छोटी सी फैमिली रिचुअल बनाई है कि हम अपने बच्चे के बर्थडे पे ट्रैवल करने जाते हैं हर बार। ओके। फर्स्ट बर्थडे पे बहुत सारे पैसे खर्च करने के बाद उसकी पार्टी पे हमने रियलाइज किया कि स्ट्रेंजर्स उसके बर्थडे पे खुश हों, उससे अच्छा ये है कि हम उतने पैसे लगा करके कहीं और ट्रैवल करें और खुद एक प्राइसलेस मेमोरीज बनाएं। तो जब वो 2 साल का हुआ, आई थिंक 3 साल का जब वो हुआ, तो हम ऋषिकेश गए थे। इट वाज अराउंड कोविड टाइम। तो मैं घाट पे टहल रही थी और जस्ट आई वाज ड्यूरिंग दैट टाइम आई वाज in a spiritual kind of a journey where I had read कि if you find your purpose in life, you should be able to deal with a lot of problems that come to you. तो मैं चलते चलते वंडर कर रही थी कि मेरा पर्पस क्या हो सकता है। एंड सिंस चाइल्डहुड आई हैव हैड अ वेरी डिवाइन अटैचमेंट विद माँ गंगा, बिकॉज मैं इलाहाबाद से हूँ। मतलब है, हम इस तरह से बड़े किए गए हैं अपने पेरेंट्स के द्वारा कि हम गंगा को केवल एक रिवर नहीं मानते। आई थिंक आप भी इससे आइडेंटिफाई करोगे। तो आई जस्ट मेड अ साइलेंट प्रेयर टू माँ कि जस्ट गिव मी माई पर्पस इन दिस ट्रिप। एंड चलते चलते मैंने देखा कि बहुत ही आइसोलेटेड सा वो घाट था, बिकॉज वो एक आउटस्कर्ट्स के रिजॉर्ट में हमने स्टे किया था। बट फिर भी वहाँ पे प्लास्टिक के फॉक्स और बॉटल्स और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा थी। तो मैं ये सोच रही थी कि कितना गंदा है, कितना गंदा है। और फिर मेरे मन में एक थॉट आया कि क्यों ना मैं ही इसे साफ करूँ। तो प्लॉगिंग मुझे पता था क्या होता है। मैंने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक ट्वीट देखा था कि प्लॉगिंग क्या होता है। मुझे पता था एक इस तरह का बीच क्लीनअप मुंबई में मिस्टर अफरोज शाह द्वारा लीड किया जा चुका और उसका इम्पैक्ट भी मैं पढ़ चुकी थी। तो जब मैंने वो स्टार्ट किया तो जो एक पहली हिच थी, जो पहली चीज उठाने में हिच थी, बस आई थिंक वही एक हेजिटेशन था। उसके बाद it became very comfortable and I put those stories on my Instagram handle and they got a lot of encouragement. बहुत लोगों ने बहुत अच्छे मैसेजेस लिखे और मुझे ऐसा लगा कि और भी लोग हैं शायद जो ये करना चाहेंगे। तो उसके बाद कट्टू मैं जब कानपुर में आई और अपने बेटे को घाट ले गई, गंगा घाट, तो वो भी बहुत गंदा था।
तो ये थॉट मेरे मन में आया कि जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ किसी और सिटी में, वहां जा करके सेवा कर सकती हूँ, तो अपने सिटी में क्यों नहीं। तो फिर मैंने हमारे कानपुर के एक बहुत अच्छे एडवेंचर ब्लॉगर हैं खिसका बंदा, मैंने सोचा कि मेरी जो फॉलोइंग है वो फीमेल है मोस्टली, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप है जो कि हो सकता है अनकंफर्टेबल फील करे एक पब्लिक प्लेस पे आकर के सफाई करना। तो आई वांटेड सम स्टूडेंट मेल क्राउड आल्सो टू जॉइन मी। तो आई आस्क्ड हिम कि अगर मैं और आप साथ में मिलके करेंगे तो हाउ वुड इट साउंड टू यू, बिकॉज आई नो कि वो उस तरह के इंसान है जो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाकर के चीजें करने में बिलीव करते हैं। तो मुझे वही एक सही लगे कि मतलब मैं इनको डायरेक्टली, पहला नाम मेरे दिमाग में यही आया एंड लकीली इट क्लिक्ड एंड आई थिंक विद इन वन डे वी डिसाइडेड कि ये करते हैं। और प्लान हो गया, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज अपलोड हो गई। जब पोल हुआ तो 150 लोगों ने यस दबाया था कि वो आएंगे और हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया और लकीली जब हमें ये एकदम से स्ट्राइक किया कि यार साफ तो कर लेंगे, कूड़ा जाएगा कहाँ। लकीली हमें उस टाइम जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे उन्होंने हमें ट्रक्स प्रोवाइड करने का भी यस बोल दिया। तो एक बहुत अच्छी ड्राइव ऑर्गेनाइज हो गई और 60 to 70 people had joined us in the first drive and this was 6th of March 2021 and हमने उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। This is how it started. So that's really great to hear and as you said कि आपको 150 लोगों ने पहले ही पोल पे यस किया था ज्वाइन करने के लिए। So this was a first drive, right? तो इसके बाद जब ड्राइव्स आप इतने टाइम से चली आ रही हैं तो कभी आपने वो डिपिंग पॉइंट देखा कि मतलब वहां से आपको मुश्किल लगा कि यहाँ से अब कैसे आगे फॉरवर्ड है? एक्चुअली जब मैंने पहली ड्राइव करी थी तो मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं इसको रेगुलरली करूंगी। पहली ड्राइव बहुत सक्सेसफुल रही। सक्सेसफुल होने के बावजूद उस घाट पे गंदगी बच गई थी। तो मुझे लगा कि यार अभी तो बच गई है और एक हफ्ते में और गंदी हो जाएगी, तो क्या मैं इसको अफरोज शाह की तरह कर पाऊंगी। ड्यूरिंग दैट टाइम मुझे किसी ने उनका इंटरव्यू भेजा और मैंने यूट्यूब पे फिर उनके लगातार बहुत सारे इंटरव्यूज पढ़े और टू अंडरस्टैंड द मोटिवेशन बिहाइंड दैट पर्सन। तो बहुत मायनों में वो मेरी इंस्पिरेशन है। मैंने ये सोचा कोई आए ना आए, मुझे नहीं पता अगली ड्राइव में कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। एक व्हाट्सएप ग्रुप बन गया था, मेरे ख्याल से उसमें 70-80 लोग तो थे। तो मुझे लग रहा था 10 लोग तो आएंगे ही, चलो इसे कंटिन्यू करते हैं। मैंने 3 महीने का संकल्प लिया। मैंने कहा चलो 3 महीने तक करके देखते हैं, फिर देखा जाएगा क्या होता है। और ऐसे स्टार्ट किया। और आप डिपिंग पॉइंट का पूछ रहे हो तो आई थिंक हमारा डिपिंग पॉइंट आ गया था अराउंड जून जुलाई में। जब हमने मार्च में स्टार्ट किया तो 4 से 5 लोग आया करते थे बस। और मुझे मैं इतना पब्लिसिटी करती थी, सोशल मीडिया पे शेयर करती थी, बट एक जो इनिशियल एक्साइटमेंट था लोगों का वो ठंडा पड़ गया था इसको लेकर के। जो लोग इसमें केवल एक नोवेल्टी की वजह से आ रहे थे। बट मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है इस चीज पे कि ये चीज मैं नहीं कर रही हूँ। कानपुर ब्लॉगर्स को चला मैं नहीं रही हूँ। देयर इज अ डिवाइन फोर्स बिहाइंड इट। क्योंकि उसी टाइम कुछ ऐसे लोग जुड़ने शुरू हुए जो कि इस चीज को लेके इतना पैशनेट थे। आई थिंक मैं कहूँगी मुझसे भी ज्यादा, क्योंकि मैं तो 5 किलोमीटर गाड़ी चला के आती थी। मेरे कुछ वॉलंटियर्स हैं जो लगातार इतने हफ्तों से, अब हम 70th ड्राइव करने जा रहे हैं। किदवई नगर से गंगा बैराज आई थिंक 16-17 किलोमीटर तो होगा ही। सुबह सुबह अपनी स्कूटी पे, और वो लोग जो अर्न नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, सो दे वर सो पैशनेट और वो लोग लगातार आने लग गए। मतलब उसमें से 2 मेरे बहुत स्पेशल वॉलंटियर्स, मैं उनका नाम लेना चाहूंगी, शिखा और उमंग। तो मुझे ये पता होने लग गया कि चलो कोई नहीं आएगा, शिखा और उमंग तो आ रहे हैं। और मैं, शिखा और उमंग मिलकर के एक ट्रक भर दिया करते थे हर बार। तो मुझे था कि ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं आएगा तो मैं आऊंगी, अपने हिस्से की मेहनत करूंगी। आई हैड नॉट थॉट ऑफ एनीथिंग कि इतने लोग आने चाहिए या इतने आएंगे तो ड्राइव कैंसिल होगी। तो मेरा ख्याल है कि शायद मैंने कभी गिव अप भी नहीं किया और माँ गंगा का बहुत ज्यादा सपोर्ट भी था। शायद वो चाहती थी कि ये हो, तो वो अपने आप होता चला गया। अच्छा, जैसे अब तक आपने बहुत सारी ड्राइव्स करी, एज यू सेड कि आप अब 70th ड्राइव करेंगे। सो अब तक आपका एक्सपीरियंस उस ट्रैश में से क्या है? मतलब क्या आपको ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीजें भी दिखी हैं कि आपको लगा हो कि ये यहाँ क्या कर रहा है? आई नो, अरे बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें दिखी हैं। लोग पीओपी की मूर्तियां विसर्जित करते हैं, मिट्टी की करते हैं। मैंने पीतल की मूर्तियां उठाई हैं हम लोगों ने। इनफैक्ट हमने लड्डू गोपाल उठाए पीतल वाले। और एक बारी हम मेयर मैडम आई थी, मिसेस प्रमिला पांडे, उन्होंने प्लॉगिंग जब करी तो उनको सरस्वती जी की बहुत सुंदर मूर्ति मिली पीतल की।
फिर हमें अभी गणपति विसर्जन शुरू होने के पहले ही ये गणेश चतुर्थी शुरू होने के 2 दिन पहले जो संडे पड़ा था, उसमें हमारी वॉलंटियर शिखा को गणपति जी मिले। और लोगों को लगता है कि केवल ये हिंदू माइथोलॉजी की ही चीजें वहाँ पे प्रवाहित होती हैं। हमने कई बार दुआएं उठाई हैं, लैमिनेटेड दुआएं, हरे दुपट्टे जो इस्लाम में यूज होते हैं। क्योंकि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, शी इज अ मुस्लिम, तो मैंने उसको भेजा फोटो की क्या लिखा है। इट वाज इन अरबिक। शी सेड ये दुआ होती है और ये वहाँ पे लोग फेंक करके जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो नहीं चाहते कि डस्टबिन में डालें। हमने सिख समुदाय की भी कुछ वर्शिप की चीजें वहां से उठाई हैं। तो इस तरह की बेसिकली हम रिलीजियस वेस्ट ही उठाते हैं। लोग अपना पूरा पूरा मंदिर उठा के फेंक जाते हैं। तो गद्दे, जो लोग डिसीज्ड होते हैं फैमिली में, उनकी कपड़े उठा करके पूरे पूरे फेंक देते हैं। तो वो थोड़ा सा बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है कि आपने गंगा माँ को एक तरह से बस डस्टबिन बना दिया अपने पापों को बस संभालने के लिए। अच्छा, रिलीजियस वेस्ट में तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन कि जो भी फूल चढ़ते हैं वो सारे, एंड आफ्टर अ फेस्टिवल लाइक अभी जैसे गणेश विसर्जन था, तो उसके बाद हाउ टफ वाज इट? मतलब वहां पे जा करके साइड पे देखना कि इतना सब कुछ ऑलरेडी इतना फैला हुआ है, उसको समेटने के लिए वो मोटिवेशन कैसे आता है? एक्चुअली सी वी आर नॉट आई वांट टू क्लैरिफाई दिस थ्रू योर प्लेटफॉर्म। हम लोग कोई स्वच्छता ग्रुप नहीं है। हम वहाँ साफ करने नहीं जाते। वी गो देयर टू रेज अवेयरनेस। जो साफ हो जाता है इट इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। हम वहां पे जा रहे हैं, एक तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है वी वांट टू नॉर्मलाइज पिकिंग अप ट्रैश। कूड़ा उठाना केवल नगर निगम के कर्मचारी की ड्यूटी नहीं है। शहर आपका है, गंगा घाट आपका है, ठीक है, और गंगा का घाट आपके लिए मंदिर की तरह है। तो जब आप वहां पे जाकर के सफाई कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक तीर्थ है। तो आप इसे एक सर्विस की तरह और सेवा की तरह लें। वी हैव नेवर फोकस्ड ऑन हमें घाट पूरी तरह से चमचमाते हुए जाना है। वी हैव नेवर फोकस्ड ऑन इट। व्हाट वी वांटेड टू फोकस ऑन वाज कि लोग हमारे साथ जुड़े, और हमारा सपना था कि अभी भी है कि कानपुर का हर व्यक्ति कानपुर ब्लॉगर्स से एक बार तो जुड़े, भले ही 10 मिनट के लिए आए, सफाई करके जाए। क्योंकि अगर आप किसी और का फेंका हुआ कूड़ा उठाते हो पब्लिक प्लेस से या घाट से, तो आप खुद गंदगी नहीं फैलाओगे उसके बाद। तो बहुत ओवरवेलमिंग होता है। हम हर बार जाते हैं, हर बार घाट उतना गंदा होता है, एंड हमारे वॉलंटियर्स भी बहुत डिमोटिवेट होते हैं कि मैम हम लोग ये कब तक करते रहेंगे। तो ऐसे केस में उनको रिमाइंड करना बहुत जरूरी होता है, मोटिवेटेड रखना जरूरी होता है कि सी वी आर नॉट अ क्लीनलीनेस ग्रुप। और मेरा सबसे बड़ा एक मतलब जो स्टेटमेंट होता है वो ये होता है, अपने घर में भी झाड़ू पोछा रोज लगाते हो ना, ये तो नहीं कहते कब तक करते रहेंगे। तो आप इसे सेवा की तरह लो, माँ का घाट है, साफ करते रहो। आप ये मत सोचो कौन आके गंदा कर रहा है, कि वो गलत कर रहा है, उसको जाकर के आप पीटोगे, उस पर नाराज होगे, नहीं। आप अपना काम करो, एंड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस धीरे धीरे ही चेंज होगा। बड़े बदलाव हमेशा धीरे धीरे ही आते हैं, तो हैव पेशेंस इन दैट। अच्छा, जैसे अभी घर की बात छिड़ी, तो जो लोग नहीं आ पाते वहाँ घाट तक या कहीं नहीं जा पा रहे हैं स्पेशली किसी चीज के लिए, किसी एक इनिशिएटिव के लिए, वो अपने घर से कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं? बिकॉज आई गेस प्लास्टिक ही अभी सबसे बड़ा एक एनिमी बन चुका है ह्यूमंस के लिए। मॉडर्न डे का मतलब कलयुग का राक्षस प्लास्टिक ही है। कैसे मैं आपको बताऊं? प्लास्टिक अपने रूप बदलता है लेकिन फिर भी टॉक्सिक रहता है। आप प्लास्टिक को जमीन में गाड़ दोगे तो वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट होगा और आपके शरीर में पहुंच करके एक दिन सब्जियों के थ्रू आपको बीमार करेगा। अगर आपने उसे पानी में डाल दिया तो वो पानी में घुल जाएगा और जहर बन जाएगा और आपके शरीर तक पहुंचेगा। अगर आपने उसे जला दिया तो उसके टॉक्सिन्स हवा में चले जाएंगे और आपके शरीर तक पहुंचेंगे। तो जो पुराने जमाने में राक्षस होते थे, रूप बदलते थे और आपको हानि पहुंचाते थे, प्लास्टिक कलयुग का राक्षस है। तो पहली बात तो ये कि ये सबकी जिम्मेदारी है कि प्लास्टिक को हम लोग ना कहें, इसलिए क्योंकि ये जो पृथ्वी है, ये जो प्लैनेट है, यहाँ पर हम लोग ये देयर इज नो प्लैनेट बी फॉर आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चे, हमारे ऑफस्प्रिंग्स इसी प्लैनेट पे रहने वाले हैं, और अगर हम इसे पॉइजन करते रहेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है ह्यूमैनिटी की, ये हमें माफ नहीं करेगी। तो कोई बात नहीं, अगर आप प्लॉगिंग नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी आदतों से, अपनी डेली आदतों से छोटे छोटे चेंजेस ला करके, ये नहीं कि एक ही दिन में आपने सारा प्लास्टिक उठाया और घर से फेंक दिया कि नहीं अब इस घर में कोई प्लास्टिक नहीं आएगा। छोटी छोटी आदतों से स्टार्ट करें। मेरा ये कहना है कि आप बस एक संकल्प लें एक हफ्ते की, इस हफ्ते में एक प्लास्टिक की बोतल कम खरीदूंगी, चाहे वो सोडा बोतल हो, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक बोतल हो, या फिर वो पानी की बोतल हो।
अगले हफ्ते से आप शायद अपने लिए एक स्टील बॉटल खरीद सकते हो और कहें कि नहीं, मैं इसको ले जाने की कोशिश करूंगी जहां जहां मैं ले जा सकती हूँ। उसके अगले हफ्ते आप अपने पर्स में एक स्टील का चम्मच डालने की, कम से कम अब मुझे प्लास्टिक का चम्मच नहीं यूज करना पड़ेगा, मैं जहां भी जा रही हूँ वहां पे। उसके अगले हफ्ते आप एक स्टील का स्ट्रॉ ऐड कर लें। तो धीरे धीरे जब आप चीजें अडॉप्ट करते रहेंगे अपनी लाइफ में, अपने घरों में प्लास्टिक धो करके सुखाएं, उसको रिसाइकल करने के लिए कलेक्ट करें। अगर आप कानपुर में हैं तो ये प्लास्टिक आप हमें डोनेट कर सकते हैं, हम इसे रिसाइकल करेंगे। तो छोटी छोटी आदतें आपको अपने अंदर लानी है। और सच कहूँ तो इसमें आपका बहुत ज्यादा लाइफ में कोई चेंज नहीं आ जाता है, आपकी लाइफ वैसी रहती है, लेकिन आपकी इन छोटी आदतों से प्लैनेट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। तो इसी तरह से आप अपने हिस्से की जितना भी आप कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट। कोई बात नहीं अगर आप एक बार वो चम्मच रखना भूल गए, एक बार वो स्ट्रॉ रखना भूल गए, जस्ट डोंट स्टॉप ट्राइंग एंड इंस्पायर अदर्स, टॉक अबाउट दिस एंड इंस्पायर अदर्स। लाइक यू सेड कि एक आप प्लास्टिक की बॉटल कम खरीदे पानी की। आई रिमेम्बर कि लास्ट टाइम व्हेन आई वेंट ऑन अ ट्रिप, क्योंकि होटल्स में हम लोग को नहीं पता लगता, हम लोग एक एक करके 2 दिन की ट्रिप में भी 5-6 बॉटल्स इकट्ठा हो जाती हैं। तो अब से मैंने ये बना लिया कि इवन इफ आई गो टू लाइक, चाहे मैं लखनऊ जाऊँ, चाहे मैं दिल्ली, चाहे कहीं भी, देयर इज अ स्टील बॉटल ऑलवेज विद मी, कि एटलीस्ट इवन इफ मैं एक बॉटल रिड्यूस कर सकती हूँ स्टील बॉटल से, तो वो भी एटलीस्ट मुझे सेटिस्फैक्शन देता है। ऑफ कोर्स। सो लाइक सो सिंस आपने होटल्स की बात करी, आई वुड लाइक टू ऐड, येस्टरडे आई हैड गॉन समवेयर टू ईट। तो बैठते ही जैसे हर रेस्टोरेंट में होता है, वेटर ने ला करके एक्वाफिना की बॉटल रख दी टेबल पे। आई आस्क्ड हिम, आरओ वाटर है? ही सेड हाँ है, एंड ही गॉट वाटर इन द जग। सो आस्क, या सबसे पहले तो पूछो। और मैं वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, और 5 साल से हम अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, और हमें हर होटल में आरओ वाटर हमेशा मिला है। हर स्टैंडर्ड होटल आजकल आरओ वाटर रख रहे हैं। इनफैक्ट अब कुछ होटल्स ऐसे हैं जिन्होंने प्लास्टिक की बॉटल रूम्स में रखनी बंद कर दी, वो ग्लास बॉटल्स को ही रिफिल कर करके अपने कस्टमर्स को दे रहे हैं। तो आस्क, एक बारी पूछो तो सही कि आरओ वाटर का ऑप्शन है कि नहीं, या एक बारी पूछो या पेपर स्ट्रॉ है क्या, या क्या मैं इस स्ट्रॉ के बिना ये ड्रिंक पी सकती हूँ? Exactly. क्या मुझे ये प्लास्टिक का लिड लगाना जरूरी है इस कोल्ड कॉफी के ग्लास में? क्या मैं इसके बिना पी सकती हूँ? तो आस्क, वंडर, अनलर्न थिंग्स। हर चीज जो आपकी लाइफ में आप प्लास्टिक के साथ करते आए, आप उसको क्वेश्चन करो कि क्या ये मैं प्लास्टिक के बिना कर सकती हूँ। तो आंसर 90% ऑफ द टाइम्स आएगा यस, कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आई थिंक यहाँ पे फर्क लाना सबसे ज्यादा जरूरी है बिफोर अ चेंज कमिंग टू द एंटायर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स अराउंड अस। Yeah, like people say charity begins from home. I guess sustainable living also begins from home. It should, because plastic is affecting our lives big time. Male bodies, female bodies, children, unborn babies. Plastic is reaching the bodies of unborn babies. अगर मैंने अभी आपके सामने स्टडीज के रिजल्ट्स शेयर करने शुरू कर दिए तो पॉडकास्ट बहुत लंबी हो जाएगी। बट अनबॉर्न बेबीज के ब्लड से लेकर के और हमारे लंग्स तक हर जगह प्लास्टिक पाया गया है। एंड from small diseases like diabetes or blood pressure to serious diseases like cancer, plastic का रोल इन सब में है। So it is affecting our lives. बस ये अभी हेडलाइन तक नहीं पहुंचा है, अगले 4-5 साल में हेडलाइंस तक भी पहुंच जाएगा न्यूज़पेपर की। तो अगर आपको अपनी लाइफ हेल्दी रखनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है, तो स्पेशली खाने पीने की चीजों से प्लास्टिक को दूर रखें। एग्जैक्टली। एंड सिंस यू आर अ मॉम, एंड बच्चों के केस में मोस्टली टॉयज जो अवेलेबल होते हैं वो ज़्यादातर प्लास्टिक के होते हैं, और इवन एक्सेप्ट फॉर टॉयज ज़्यादातर चीज़ें प्लास्टिक की होती हैं। एंड इट्स, आई गेस पीपल थिंक इट्स वेरी टफ टू कीप दोज किड्स अवे फ्रॉम प्लास्टिक। सो आप उसे कैसे मैनेज करती हैं? बच्चों के केस में 2 चीजें मेनली प्लास्टिक की होती है, और इसमें मैं आई वांट टू हाईलाइट दिस दैट मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक स्टफ दैट इज मेक गुड क्वालिटी प्लास्टिक आइटम्स दैट आर मेड फॉर किड्स आर, उसमें लिखा होता है BPA फ्री, बिस्फेनॉल A फ्री। तो हम लोग सोचते हैं नहीं दिस इज हेल्दी प्लास्टिक, गुड फॉर माई चाइल्ड, बट दैट इज नॉट द केस। बिस्फेनॉल A के अलावा भी बहुत सारे केमिकल्स हैं हमारे इन प्लास्टिक आइटम्स में जो कि बच्चों को हार्म करते हैं। तो राइट फ्रॉम द दूध की बॉटल टू द स्टेरिलाइजर दैट वी आर यूजिंग इन द माइक्रोवेव, एवरीथिंग इज मेड ऑफ प्लास्टिक। और हम उस दूध की बॉटल में गर्म दूध डाल करके बच्चे को दे रहे हैं, इन्फेंट को दे रहे हैं, जो इतना कोमल है ऑलरेडी। और तो वहां से स्टार्ट करिए, स्टार्ट विद स्टील बॉटल, स्टेरिलाइज इट इन द ट्रेडिशनल वे, बॉइलिंग वाटर में डाल करके उसको माइक्रोवेव के प्लास्टिक स्टेरिलाइजर में मत डालिए,
स्टील के बर्तनों में जहां जहां तक आप गर्म चीज को प्लास्टिक से दूर रख सकते हैं आप उतना रखिए इन केस ऑफ किड्स। तो ये तो खाने पीने की बात हो गई। जहां तक टॉयज की बात है तो पहली बात तो मेरा एक्सपीरियंस है और आई एम श्योर सारी मदर्स जो है मुझसे अग्री करेंगी कि बच्चों को खिलौने नहीं चाहिए होते। जितने भी खिलौने खरीद दो उनको खेलना वही बर्तन चम्मच और कटोरी से है। तो डोंट फोकस ऑन बाइंग टॉयज, बी क्रिएटिव विद व्हाटएवर यू हैव एट होम। You know, even if you mix chole and rajma together in a katori and give a spoon to your child कि छोले अलग करो राजमा अलग करो, उसके लिए वो भी बहुत क्रिएटिव गेम है कंपेयर टू 1,000 रुपी प्लास्टिक कार दैट यू आर गेटिंग फॉर हिम जो एक या 2 दिन में टूट जाने वाली है। तो बी क्रिएटिव विद इट। एंड पजल्स हैं जो कि पेपर की बनती हैं, बुक्स हैं जो कि पेपर की बनती हैं, वुडन टॉयज आ गए हैं मार्केट में बहुत ज्यादा, ओपन एंडेड टॉयज होते हैं जैसे गुड क्वालिटी लेगो एंड ऑल हैं, ब्लॉक्स हैं, ऑल्दो दे आर मेड ऑफ प्लास्टिक बट यू नो दैट देयर आर मल्टीपल वेज टू यूज देम एज कंपेयर टू अ प्लास्टिक कार। Something that is blocks that are made of plastic can be used as multiple ways. So it is always better to invest in toys that can be used in more than one kind of way. And buy good quality plastic कि वो टूटे ना जल्दी तो वो कूड़े में ना जाए। क्वालिटी इतना अच्छा हो कि आपके बच्चे के यूज करने के बाद आप किसी को पास ऑन कर सको। तो द मूल मंत्र इज रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। If you can refuse it, great. If you cannot refuse it, at least, reduce buying. If you still cannot reduce buying, you reuse it. आप किसी और को दो या किसी और से borrow कर लो. अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो आप उसको रिसाइकल में जाने दो। रिसाइकल में कैसे जाने दोगे? प्लास्टिक के टॉयज डस्टबिन में फेंकने के बजाय कबाड़ी को दो। आपके लोकल एरिया में कबाड़ी कानपुर में आराम से मिलेंगे, आप कबाड़ी को दो ताकि वो रिसाइकल सेंटर पे जा करके रिसाइकल हो सके। I completely agree to this. As you said कि वो चेंज हमारे दिमाग से पहले शुरू होगा, क्योंकि जनरली एडल्ट्स में ये प्री कंसीव नोशन है कि बच्चों को वो टॉयज अच्छे लगते हैं और हर घर में ये देखा गया होगा वो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने ज्यादा नहीं खेला जाता है। देन यू हैव कार्टन्स ऑफ टॉय फुल ऑफ टॉयज। आई रेड ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्म जिसको कहते हैं फ्रंट लोडिंग। क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ आजकल इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं तो ये गिल्ट हम निकालते हैं पैसा स्पेंड करके अपने बच्चों के लिए टॉयज खरीद के और उनको फ्रंट लोड करते हैं। ये देखो तुम्हारे लिए इतनी सारी चीजें ले आए, सो दैट वी फील गुड कि कोई बात नहीं हम टाइम नहीं स्पेंड कर पाए बट देखो हम उसके लिए इतने अच्छे टॉयज लेके आए, भले ही उस बच्चे को जरूरत हो ना हो। तो ये हमारे दिमाग का रहते हैं कि अरे हम कुछ जा रहे लेके जाएं बच्चे के लिए, टॉय लेके जाएं। ऐसा नहीं है। आई थिंक द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर चाइल्ड इज टाइम। अगर आप टाइम में उसके साथ बैठ गए और आपने उसे पीठ पे बिठा करके 4 चक्कर भी लगवा दिए, वो उसके लिए उससे ज्यादा प्रेशियस है एज कंपेयर टू अ टॉय दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम मार्केट। सो कमोडिटीज पे से फोकस हटा करके एक्सपीरियंसेस पे फोकस बढ़ाना चाहिए। That's very, very true. And coming to the NGO part, like since Kanpur Bloggers is a non-profit organization, there are 2 things. Like एक तो आपके लिए fund raising बहुत difficult होती होगी। Oh my God, tell me about it. And apart from that, लोगों के दिमाग में भी ऐसा चलता है कि if they are running a non-profit organization, then उनका कुछ तो फायदा हो ही रहा होगा, वो क्यों चला रहे हैं? Right. तो इसको आप कैसे टैकल करती हैं? Actually मैं बताऊँ, मैं भी ऐसी सोचती थी। So इसीलिए for the longest time, for 6 to 7 months, Kanpur Bloggers was not registered as an NGO. Okay. And I think I'll give full credit to the vice president of this organization, Ishank Dhanuka, जिन्होंने ये नीड फील करी कि अब इसको रजिस्टर कराना जरूरी है। क्योंकि मैं बहुत क्लियर थी कानपुर ब्लॉगर्स को लेके कि ना मैं एक पैसे का डोनेशन लूंगी ना मैं किसी को पैसा दूंगी जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था। क्योंकि पैसे को लेकर के जो मेरी थॉट प्रोसेस थी वो बहुत गलत थी। मुझे लग रहा था कि जब पैसा आ जाता है तो आइडियाज कंटामिनेट हो जाते हैं, उतने प्योर नहीं रहते हैं, ऐसा पहले मेरा सोचना था। बट क्या हुआ कि जब हमने जिस घाट पे हम लगातार सफाई करते हैं, करते करते हमने रियलाइज किया कि उस घाट पे डस्टबिन की जरूरत है, अर्पण स्थल की जरूरत है। वी नीड टू मेक प्लेकार्ड्स, वी नीड टू मेक पोस्टर्स एंड ऑल दीज थिंग्स कम विद मनी। ये कोई फ्री में नहीं देगा। या तो मैं चीजों के डोनेशंस लूं लोगों से, या मैं फंड्स रेज करूं थोड़ा थोड़ा, ताकि मुझे किसी का मुंह ना देखना पड़े कि मुझे आपसे ये चीज चाहिए, मैं खुद खरीद सकूं। राइट। तो कानपुर ब्लॉगर्स का विस्तार करने में, हमारे प्रोजेक्ट्स को स्मूथली चलाने में पैसे का बहुत बड़ा रोल है। एंड मैं बहुत ही ग्रैटिट्यूड से और बहुत ही प्योर इंटेंट से डोनेशंस मांगती हूँ। एंड आई डोंट फील अशेम्ड एट ऑल
किसी को सोचना है तो सोचे कि मैं कमा रही हूँ इससे, तो ठीक है। मुझे किसी फॉलोअर ने लिख के भेजा था कि अगर तुमसे कोई कहता है ना कि तुम कमा रही हो तो तुम बोल दो हाँ कमा रही हो, आप भी कमा लो, आप भी आ जाओ मेरे साथ, मेरे जितना काम कर लो, आप भी कमा लेना। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोच रहा है। और मुझे पता है कि कुछ चीजें पैसे के बिना नहीं हो सकती हैं, और अगर किसी चीज को अचीव करने में मुझे पैसे की जरूरत है फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ व्हाट आई वांट, तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। सिर्फ इसलिए कि उसमें पैसा लगेगा मैं पीछे नहीं हटूंगी। आई विल गो एंड गेट द मनी फॉर इट। हैविंग सेड दैट, रेजिंग फंड्स इज अ वेरी इट्स वेरी टफ आई थिंक, बट जैसे जैसे हमारी बॉडी ऑफ वर्क बढ़ता जा रहा है, और क्योंकि बिकॉज ऑफ द इंस्टाग्राम हैंडल वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट अबाउट वेयर द मनी इज गोइंग, हमने ये करा, हमने वो करा, तो लोगों को दिख रहा है कि पैसा कहीं लग रहा है, लोगों को हमारी मेहनत दिख रही है, हमारी क्रेडिबिलिटी बन रही है, तो डोनेशंस आते रहते हैं। ओके, सो लाइक जो गंगा घाट में चीजें आपको मिलती हैं देखने को, वो जो शहर के साइड रहते हैं वो तो आते ही आते हैं वहाँ पे, बट जो जेन्युइनली गंगा घाट के किनारे रह रहे हैं लोग, जो बसते हैं, जो वहाँ पर काम करते हैं, उनको इस चीज के लिए कन्विंस करना कितना मुश्किल है? वो ऑलरेडी कन्विंस्ड हैं। ओके, वो हमारे साथ जुड़ के, हमारे साथ जैसे नाव चलाते हैं, जो फिशरमैन हैं वो लोग हमारे साथ जुड़ करके सफाई भी कराते हैं, और उनका ये कहना है कि हम तो बोलते रहते हैं, लोग कोई सुनते नहीं है, अच्छा हुआ आप हमारे साथ जुड़े। तो मेरा कहना ये है कि 10 में से 2 लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सब साफ रहे, सब अच्छा रहे, तो हम उन 8 पे कभी फोकस नहीं करते, चाहे वो तट पे रह रहे हैं, चाहे वो कहीं और रह रहे हैं। हम वो 2-2 करके हमने जो आर्मी अपनी खड़ी कर ली है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो जो बाकी 8 थे भी, उसमें भी हम लोगों को कन्विंस और कन्वर्ट कर ले जाएंगे अपने आप। ये अपने आप ही होगा, हमारे करने से नहीं होगा। तो इसी तरह से कहते हैं ना कि लोग जुड़ते जाते हैं और कारवां बनता जाता है। एग्जैक्टली। एंड अच्छा, कमिंग टू द सोशल मीडिया वाला पार्ट, सो यू आर अ प्रीटी गुड इन्फ्लुएंसर टू से, एंड विद प्रोज कम्स कॉन्स एज वेल। सो आपको जितनी लोग तारीफें मिलती होंगी जितनी लोगों से, उतना आपको शायद हेटेड भी कहीं ना कहीं, या ट्रोलिंग कुछ ना कुछ होता होगा। सो उसको कैसे मैनेज करती हैं आप? देखो, मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पड़ता है, सबको पड़ता है, बुरा लगता है। एक बारी मैं कश्मीर जा रही थी और मैंने एयरप्लेन की फोटो डाली थी, तो किसी ने बहुत ही नास्टी सा कमेंट लिखा, और ये लोग ऐसे होते हैं जिनकी ना डीपी लगी होती है और उनके नाम नहीं होते, That's just a fake account, और ये मेल फीमेल दोनों होते हैं, ये भी मैं बता दूं कि अरे तुम एरोप्लेन से कोई बैलगाड़ी से चली जाती, वो ज्यादा सस्टेनेबल होता है, एरोप्लेन तो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो मुझे लगा यार, मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए, एंड हाउ कैन अ पर्सन बी सो नास्टी टू अनदर पर्सन। बट कभी कभी मेरा मन करता है उनको एक्सपोज कर दूं, तो मैं कर देती हूँ। कभी कभी बहुत बात खराब लग जाती है तो गुस्से में रिप्लाई भी कर देती हूँ, स्टोरी डाल देती हूँ। और ज्यादातर टाइम आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मुझे गुस्सा मेरा शांत हो जाता है, आई ब्लॉक देम। आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ नेगेटिविटी इन माय लाइफ। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा सबको यही रिप्लाई होता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो यार, मत करो, मैंने फोर्स किया है क्या फॉलो करने को? Those people are just there to actually hamper you with all the negativity. Yeah, so which is why I've learned this the hard way, that not everybody who's watching your stories or who's watching your posts is your well-wisher. True. कई लोग तो वेट करते हैं आपके डाउनफॉल का, कई लोग नजर लगाने का वेट करते हैं। आई बिलीव इन नजर, आई बिलीव इन नेगेटिव एनर्जी, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग हैं कि जो हमारा अच्छा चाहते हैं, हमें एनकरेज करते हैं, हमें सजेशंस देते हैं, हमसे इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि ये वाली डील शेयर कर दो, योर फॉलोअर्स माइट लाइक इट। कितने लोग हैं जो इस तरह से सपोर्ट करते हैं, तो इट्स अ मिक्स बैग। Yeah, so like I would like to focus on positives rather than the trolls. वैसे भी trolls इतने ज्यादा है नहीं, जो छोटे मोटे थोड़े आ जाते हैं। I know that definitely it is a projection of their own insecurity. अंग्रेजी में एक कहावत है कि your perception of me is a reflection of you. आप जैसा चश्मा पहनोगे आपको दुनिया वैसी दिखाई देगी। So I just I wish them well, get well soon बोल करके I block them. Yeah, I agree. Like it's good to avoid negativity than to indulge in it. कितना मुंह लगूंगी, किस के मुंह लगूंगी। तो जब आपने ड्राइव की शुरुआत करी थी, तब आपका जो एक होता है ना एक लास्ट गोल कि हमें यहाँ तक पहुंचना है, वो क्या था, एंड उसका अभी तक क्या इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पर? गोल तो मैंने कुछ एंड गोल मेरे माइंड में नहीं था, बस यही था कि लोग जुड़ते रहें। बट धीरे धीरे चीज़ें जब क्लियर होती रहीं, क्योंकि वी वर ऑल्दो अर्चित का जो किसका बंदा है उनका बिलीफ था कि हमें और जगह पे भी ये प्लॉगिंग ड्राइव्स करनी चाहिए, बट आई वांटेड टू स्टिक टू अ प्लेस ताकि मैं एक जगह पे ज़्यादा इम्पैक्ट ला सकूं।
और ज़्यादा इम्पैक्ट लाने के लिए मुझे उस जगह पे लगातार काम करना पड़ेगा, उस जगह की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। तो यही हुआ, धीरे धीरे करके हमें रियलाइज हुआ कि जिस घाट से हम कूड़ा उठा रहे हैं वहाँ पे डस्टबिन है ही नहीं, लोगों के पास ऑप्शन है ही नहीं कहीं कुछ फेंकने का। तो फिर हमने वहाँ पे डस्टबिन लगवाए। फिर ये हुआ कि डस्टबिन में कोई पूजा की सामग्री तो डालेगा नहीं, तो अर्पण स्थल बनवाना था। इट इज अ डेजिग्नेटेड प्लेस जहाँ पे आप केवल रिलीजियस वेस्ट डालते हो। तो उसके लिए हमने एक बहुत बड़ा क्लब है यहाँ पे JCI इंडस्ट्रियल, उनसे वो हमारे साथ कोलैबोरेट करना चाहते थे कि आप एक ड्राइव करिए हमारे साथ। तो हमने उनसे कहा कि आप हमारे लिए यहाँ पे एक अर्पण स्थल बना दीजिए। तो उन्होंने बनाया और उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं जा रही थी घाट पे, मैंने गाड़ी पार्क करी और मैं आगे जा रही थी। मेरे से आगे 2 लोग चल रहे थे जिनके पास सावन में जो रुद्राभिषेक होता है तो उसमें बहुत सारे फूल और पूजन सामग्री निकलती है। तो 2 बोरियां थी, वो जा रहे थे गंगा जी की तरफ, लेकिन उन्होंने जाते जाते अर्पण स्थल की तरफ नजर घुमाई और उसमें हमने अर्पण स्थल के बोर्ड पे बहुत अच्छा कैप्शन लिखा था कि गंगा माँ के इसमें गंगा माँ के पानी में ये सामग्री डालने के बजाय आप यहाँ डालिए, आपको पुण्य मिलेगा। लोगों ने उसे पढ़ा, रुके और उन्होंने अर्पण स्थल में वो सामान डाला। तो एटलीस्ट 70% ऑफ द कूड़ा, मैं ये नहीं कहूंगी कि सब लोग उसमें डाल रहे हैं, बट हमने 70% ऑफ द कूड़ा एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम मैगी पॉइंट्स की तरफ गए। हमने मैगी पॉइंट्स में लोगों से बात करी कि आप थोड़ा सा मैगी पैकेट्स इकट्ठा करिए, हमें सूखे पैकेट्स दीजिए ताकि हम उसको रिसाइकिल करें। मैगी पॉइंट्स पे भी कोई भी सुनियोजित तरीका नहीं था वहां से कूड़ा उठवाने का। अब उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप लकड़ी के चम्मच यूज करें, वो मिट्टी के कुल्हड़ यूज करें चाय के लिए, प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। तो इम्पैक्ट तो धीरे धीरे काफी पड़ रहा है, लोगों में अवेयरनेस जैसे जैसे आ रही है और ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं, तो हमारे इस मोटिव को बल भी बहुत मिल रहा है। अब कानपुर प्लॉगर्स अब केवल मेरा विजन और मेरा वो नहीं रहा है, लोग जुड़ रहे हैं और अपने अपने आइडियाज खुद ही लेके आ रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं सक्सेस। So as you said कि अभी लोग जुड़ रहे हैं and it's just not it's not just your vision. Yes. So आपको और किस तरह के लोग जैसे आगे चाहती हैं कि इसमें जुड़ें? कानपुर ब्लॉगर्स को कई तरीकों के वॉलंटियर्स की ज़रूरत है। अगर आप दूसरे शहर में रहते तो आप हमारे साथ डिजिटल स्पेस से वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं। हमें डिजिटल मीडिया में हेल्प करिए, हमें प्रमोशन में हेल्प करिए। आप ग्राउंड पे आ सकते हैं एज वॉलंटियर्स, लोगों को लेके आइए। या फिर आप you can help us reach people who can fund us, looking for people who are looking for projects। ब्रांड्स होते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं जो कि देख रहे होते हैं ऐसे लोगों को कि इस तरह का प्रोजेक्ट हो तो वो इसमें इन्वेस्ट कर सके। तो इस तरह का हमें लोगों की ज़रूरत है जो हमें कनेक्ट कर सके दूसरे लोगों से। या फिर anybody who is very passionate about the environment, who's passionate about sustainability and want to add to Kanpur Bloggers in any creative way possible। बस मेरा ये थॉट होता है कि जो भी चीज हो वो बस एक बार करके छोड़ी ना जाए कि कुछ करा और छोड़ दिया और हो गया। जो भी हमारा प्रोजेक्ट हो वो लॉन्ग टर्म एक विजन के साथ आए कि हमें इसको इतने टाइम तक करना है तो इतना इम्पैक्ट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के लोग जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ कई इंटर्न्स भी जुड़े हैं जिनको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, तो वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। So anybody and everybody who wants to care for the environment can join us. And our youngest volunteer is 4-year-old and oldest volunteer 64 years old. तो स्कोप बहुत ज्यादा है। That's true and I'm so glad to hear that कि कहीं से भी लोग जुड़ सकते हैं। It's not just only for people who are residing in Kanpur right now. Yes. We get a lot of donations from other cities also. Monetary donations। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपका 100 रुपए भी हमें डोनेट किया हुआ आपका जाया नहीं जाएगा और हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। So that ways you can support. That's very true. And now since the conversation is going pretty smooth, let's add some fire to it. It's a very small rapid fire for you. And rapid fires always make me nervous. No, this one is very good. I have a very good set of questions. So if not a dentist, तो मिसेस संजीवनी शर्मा क्या बनना पसंद करती? Maybe a doctor or an environmentalist or maybe a psychologist. Yeah. Okay. Blogging का सबसे difficult part आपको क्या लगता है? Consistency. Volunteers इकट्ठा करना, drive after drive after drive. According to you, कानपुर as a city और किस तरह से grow कर सकता है? हाँ, civic sense में grow कर सकता है। यहाँ के हाई प्रोफाइल लोग भी सड़क पर कूड़ा फेंक करके जाते हैं। वेरी ट्रू। आई थिंक उस चीज में बहुत ज्यादा स्कोप है ग्रोथ का। अगर एक दिन आप सुबह उठते ही आपको इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन फॉलोअर्स दिखते हैं अपने अकाउंट में, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा?
किसी ने फेक फॉलोअर्स तो नहीं भेज दिए? अच्छा, now what if they are the real followers? Oh, I would love it, which would mean कि मैं और लोगों तक पहुंचा सकती हूँ अपने इस कैंपेन को, और लोग कन्वर्ट होंगे, सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे. मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. आपका फेवरेट लाइफ मंत्रा क्या है? My favorite life mantra, I think, never attach your identity to anything, and I have always believed in hard work. Hard work का कोई substitute नहीं है. So believing in yourself and hard work, extra effort. So wonderful to hear that. I hope the conversation is pretty insightful for our audience as well, and I hope you have a great time too. थैंक यू. मुझे बहुत मजा आया आपके साथ रिकॉर्डिंग करने का, और वेरी इंटरेस्टिंग लाइन ऑफ क्वेश्चंस, एंड आई लव टू टॉक, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू रीच मोर पीपल, टू टेक माय कैंपेन टू मोर पीपल. The pleasure is all ours. Thank you so much. Thank you so much, Sanjeevni. So with this, it's a wrap. Don't forget to hit like, share and subscribe to the channel. And हाँ, comment down below कि अगले podcast में आप किसे देखना चाहते हैं. मिलेंगे आपसे अगले podcast में फिर किसी नई कहानी के साथ. Till then, this is Ritika signing off. Take care. Goodbye.